जैसे जब कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो फिर सॉल्यूशन के लिए, जैसे एक व्यक्ति, उसने बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है, उसने एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया शहर से ही, और वो पिज्जे जो सेल्समैन था, डिलीवरी बॉय, उसने ए नाम का ही कोई दूसरा व्यक्ति था जो उसके यहाँ डिलीवर कर चुका उसी लोकेलिटी में। तो अब यहाँ प्रॉब्लम आई होगी कि ए का कोई फॉल्ट नहीं है, पिज्जे वाले की बोनाफाइड मिस्टेक है। ए का भी कोई फॉल्ट नहीं है। अब मान लो ए के बच्चों ने उस पिज्जा जो पिज्जा आया था फिर वो खा लिया। अब बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम क्या है? पैसे गए ए के, पैसे की पेमेंट किसने की? ए ने की है, जबकि खाया किसने? जो उसी लोकेलिटी में दूसरा ए है। तो अब हमें ला की जरूरत है नहीं है इस प्रॉब्लम में। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ना तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इस ए के और पिज्जा वाले के बीच में, और ना ही इसने कोई टोट किया ए ने। तो बाय मिस्टेक तो सेक्शन 70 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां सॉल्यूशन है। तो जो ए है, ए कंपनसेट करेगा, मतलब जो पिज्जा के पैसे थे, पेमेंट थी, वो अब ए देगा। तो ये है लॉ, क्या है? लॉ सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। अब अभी लॉ हमारे लिए बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। जो आप एमपी या एमएलए चुनते हो, इलेक्ट करते हो, वो आपके लिए लॉ बनाता है। तो आप सिंपल उनको चुनते नहीं हो, बल्कि आप लॉ बनाने के लिए चुनते हो कि आप उस लॉ से गवर्न होंगे। जैसे जो कंटेंजुअस एक्ट बन रहे हैं फॉर्म चला के 3 लॉ, वो भी तो एमपी ने ही तो बनाए हैं। मोदी जी क्या है? फर्स्ट अमंग इक्वल्स, वो भी तो एमपी है। तो हमारे लिए लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? लेजिस्लेचर। स्टेट में लॉ बनाना है तो असेंबली बनाती है, और अगर सेंट्रल लेवल पे बनाना है तो कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट। और सेवंथ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सब्जेक्ट बटे हुए हैं कि भाई किस सब्जेक्ट पर कौन लॉ बनाएगा। जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट डाले हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 सब्जेक्ट है इसमें, तो इसके ऊपर लॉ बनाने की पावर इसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जो एमपी बनाते हैं उनके पास पावर है। इसी तरह स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट हैं, और इसी तरह कंकरेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट के जैसे नेवी के, डिफेंस के, मिलिट्री के, ये सभी लॉ बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और स्टेट के लॉ क्या हो गए? जैसे डिस्पेंसरी हो गया, हेल्थ हो गया, मेडिकल हो गया। और कंकरेंट लिस्ट में जैसे आपका क्रिमिनल है सारा, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, वो कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है। आपका अडॉप्शन का है, मैरिज का है, जैसे कहीं जगह तो मैरिज कंपलसरी रजिस्ट्रेबल और कहीं जगह नहीं है, तो ये कंकरेंट लिस्ट के मैटर सभी के सभी। अब क्वेश्चन अगला ये उठता है, हमारा आईपीसी है वो 1860 का है, कॉन्ट्रैक्ट 1872 का, एविडेंस 1872 का। तो बिफोर इंडिपेंडेंस है, तो ऑब्वियसली ये तो लेजिस्लेचर ने तो पास किए नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब हुए थे? 1951-52 में। तो बाय किस अथॉरिटी? आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाय विच अथॉरिटी ये आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इन एग्जिस्टेंस में हैं, किस लॉ के अकॉर्डिंग? कानून तो ये भी अपने आप में, आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एनी वन ऑफ यू?
आर्टिकल 372 ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास नहीं किए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर ने। ये रेड पे आर्टिकल 13 है ना, है ना? रुक तो जाओ। मैं इसमें गलती तो आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट या एविडेंस एक्ट या और काफी एक्ट हैं, नंबर ऑफ एक्ट हैं जो बिफोर इंडिपेंडेंस पास हुए हैं, लेकिन वो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं और इन एग्जिस्टेंस में हैं, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक कंसेप्ट तो सुना होगा आपने कि भाई माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एब इनिशियो मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सा प्रोविजन है, विच प्रोविजन? क्या इसमें कोई ऐसा प्रोविजन है जो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजन ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। बट जुडिशरी ने प्रोनाउंस किए। केस तो पता ही होगा आपको, शायद फेमस केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष 1903 में। अब फिर वही बात भाई, उस वक्त प्रीवी काउंसिल थी जिसने ये जजमेंट पास करी, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष 1903 में। आज भी यही जो जजमेंट है साइट होती है, तो ये कैसे कंटिन्यू कर रही है अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्योंकि अब जो हाईएस्ट बॉडी है जुडिशरी में वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसको कंटिन्यू करता है आर्टिकल 372। वो यही कहता है कि भाई जब तक इंडिपेंडेंस से पहले कोई भी अगर कोई एक्ट बन रहा है या किसी भी तरह कोई लेजिस्लेचर या जुडिशरी के द्वारा प्रोनाउंसमेंट है, जब तक उसको रिपील नहीं किया जाता तब तक वो कंटिन्यू करेगा। तो आर्टिकल 372 ही पावर देता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए और बी एविडेंस की बात करते हैं। ए की वाइफ है सी और बी की वाइफ है डी। ठीक है, ए की वाइफ तो सी है और बी की वाइफ डी है, और दोनों मतलब शुरू से ही फ्रेंड थे काफी टाइम से। अब क्या है, बी ने देखा कि उसकी वाइफ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में बी के साथ, ए ने देखा तो ए ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कूल रहा और उसने एक प्लान बनाया कि भाई हाउ टू किल बी। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक पॉइजन खरीदा मार्केट से और एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाया कि भाई बी के साथ मैं शिमला जाऊंगा और इसकी फैमिली के साथ, और बी को वहां पर पॉइजन दे दूंगा जिसे वहीं मार दूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया, क्योंकि सी के साथ रिलेशनशिप में था वो। अब बी की फैमिली, ए की फैमिली और दोनों की वाइफ और सभी बच्चे शिमला चले गए। वहां उन्होंने खाना वगैरह खाया, रात को डिनर किया। डिनर में ए ने बी के डिनर में कुछ इंटॉक्सिकेटिव जो पॉइजन खरीदा था उसने वो सब्सटेंस मिक्स कर दिया, और उसके बाद खाना डिनर करने के बाद खाना वगैरह जो खाया उन्होंने, उसके बाद वो घूमने के लिए चले गए, होटल से बाहर निकल गए। और ये तकरीबन आधा किलोमीटर दूर जाकर बी को असर होना शुरू हुआ पॉइजन का, और बी अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस होने के बाद ए ने क्या करा, उसको एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। ठीक है, अब मान लो ये पेड़ है और इसके नीचे यहाँ
बी को लेटा दिया, ये बी है। बी को जब होश आया, जिस वक्त वो कॉन्शियसनेस गेन की उसने, तो वो समझ तो गया था उसी वक्त कि भाई ये तेरे को किल करेगा, तो उसने काफी कार्य को उसने ये को काफी कहा कि भैया मुझसे गलती हो गया, मुझे छोड़ दो। लेकिन ए ने कहा कि भाई गलती नहीं किया मैंने, अब तो मैं करूंगा, और उसने गन निकाली और बी को शूट कर दिया। 2 दिन के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और कुछ दिन के बाद ए को पकड़ लिया, भाई आपने ही मर्डर कराया। और ए से पूछेगा कि भाई आपके पास क्या क्या, तो ए से पूछा गया भैया आपने जो वेपन है जो यूज करा ऑफेंस में और जो पॉइजन है वो कहाँ है, ए ने बता दिया। तो क्वेश्चन ये अब इस केस में एविडेंस क्या है बी के अगेंस्ट, कोई भी डिस्कवरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस। एविडेंस क्या क्या है ये तो पूछ रहा हूँ। एविडेंस इस केस में, इस केस में अगर वो सब्सटेंस वहां से मिला तो वो है एविडेंस। एविडेंस क्या है इस केस में? और जो पॉइजन की शीशी रिकवर करी है क्या वो एविडेंस है? क्या जो गन है उसने यूज की है क्या वो एविडेंस है? एविडेंस एक्ट नहीं, क्योंकि एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 है जो वो क्या कहता है, सेक्शन 3 कि भाई एविडेंस 2 तरह के होंगे, या तो ओरल या डॉक्यूमेंट्री। ना तो ये ओरल है पॉइजन और गन, और ना ही ये डॉक्यूमेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे आप, ये डॉक्यूमेंट में नहीं आता। तो क्वेश्चन है कि अब जो जजमेंट आएगी कोर्ट की क्या वो एविडेंस पे आएगी, और या एविडेंस नहीं है तो वो क्या है, वो है रेलेवेंट फैक्ट। कोर्ट की जजमेंट कभी भी एविडेंस पर नहीं आती। सेक्शन 165 है एविडेंस एक्ट का, वो ये कहता है कि भाई कोर्ट की जजमेंट हमेशा आती है रेलेवेंट फैक्ट पर। और ड्यूली प्रूव्ड, उस रेलेवेंट फैक्ट को आप प्रूव करोगे। सेक्शन 165 प्रोवाइजो फर्स्ट यही बताता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एविडेंस नहीं है और ना ही एविडेंस की जरूरत होती कोर्ट को। जो आम रूटीन में एडवोकेट यूज करते हैं, जो हॉस्टाइल होने के बावजूद कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया। कोर्ट एविडेंस पर नहीं जाती, कोर्ट जाती है रेलेवेंट फैक्ट पर। और रेलेवेंट फैक्ट कहाँ है एविडेंस में? 6 से 55 में। अगर ये रेलेवेंट फैक्ट आपस में मिल जाते हैं, इनका चेन बन जाती है, तो उस आदमी उस अक्यूज्ड को कोर्ट कन्विक्ट कर सकती है। तो कन्विक्शन के लिए एविडेंस की जरूरत कभी नहीं होती कोर्ट को, बट रेलेवेंट फैक्ट की, एंड दैट रेलेवेंट फैक्ट मस्ट बी ड्यूली प्रूव्ड। अब एक केस है उसमें रेलेवेंट फैक्ट क्या होंगे, मान लो ये केस है, इसकी पूरी स्टोरी है, इसमें कुछ पार्ट एडमिशन होता है एविडेंस एक्ट में, कुछ कन्फेशन स्टेटमेंट होती है, कुछ डिस्कवरी होती है, कुछ एविडेंस होते हैं उसमें। तो इसका मतलब यह सभी फैक्ट है। तो फैक्ट क्या होंगे, क्वेश्चन ये है। आप फैक्ट किसे कहोगे? सेक्शन 3 की डेफिनेशन में एवरीथिंग इज फैक्ट। अब मैं बोल रहा हूं ये फैक्ट है, आप सुन रहे हो ये फैक्ट है। आपके माइंड में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप जो सोच रहे हो मेरे बारे में या मैं आपके बारे में या मैं एविडेंस पढ़ा रहा हूं वो फैक्ट है। एवरीथिंग इज फैक्ट, एवरीथिंग इज फैक्ट। तो फैक्ट क्या है? हर चीज है। अब लाइट ऑन है तो ये फैक्ट है, आप आए यहां से वो आए तो ये क्या है? फैक्ट है। एवरीथिंग इज फैक्ट। तो फैक्ट तो सेक्शन 3 में क्या है? 2 तरह के हैं फैक्ट्स, 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल जो आपके माइंड में चल रहा है, मेरे माइंड में, वो साइकोलॉजिकल फैक्ट कहलाते हैं। बाकी सभी फिजिकल फैक्ट हैं जिसको हम परसीव कर सकते हैं, तो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? फैक्ट्स।
अब सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्जेक्ट कौन सा है जो आम रूटीन में यूज होता है सबसे ज्यादा? आईपीसी जो सबसे ज्यादा यूज होता है, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट। आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो यहां तक पहुंचे हो ऑटो में, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ही था ऑटो वाले के साथ। आप मार्केट से कोई भी सामान परचेज करते हो या आप हमारे यहाँ आते हो एडमिशन लेते हो टीचिंग के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, और या फिर आईपीसी। तो सबसे ज्यादा यूजेबल सब्जेक्ट इन रूटीन लाइफ में दो ही है, आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और दोनों के दोनों एक्ट लेजिस्लेचर के पास करे हुए नहीं आज भी। किसके और बताओ किसके बारे में दूं? जनरल इंट्रोडक्शन है तो कोई सब्जेक्ट के बारे में कहते हो तो मैं बताऊं। देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसके लिए एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के साथ सेक्शन 10 कंप्लाई करोगे आप। मतलब जो सेक्शन 10 में कंडीशंस है 5, अगर वो 5 कंडीशन एग्रीमेंट के साथ कंप्लाई हो जाती है तो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले सेक्शन 2 ए डेफिनेशन है प्रपोजल। तो एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए हमें? प्रपोजल। प्रपोजल सेकंड पे जी प्रपोजल कौन बनाता है? पहली बात तो ये प्रपोजल के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। वन पर्सन सिग्निफाई। एक बार संजय को दे दो। हाँ जी, वो संजय को बता दो कि एड्रेस बता देंगे। when one person signified another his willingness to do or abstain from doing, view क्या है? obtain the assent। प्रपोजल के लिए इन कंडीशन का होना जरूरी है। वन पर्सन, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन और ज्यूरिस्टिक पर्सन। जैसे कोई कंपनी है, कंपनियों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो क्या है? ज्यूरिस्टिक पर्सन है जिसके पास लीगल एंटिटी है जो लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट कर सकता है। सिग्निफाई का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। अनदर पर्सन कौन है? वो भी कोई लीगल पर्सन हो सकता है और कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है। विलिंगनेस मतलब डिजायर, इच्छा। टू डू कुछ करना, पॉजिटिव एक्ट। और नॉट एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब होता है नॉट टू डू, एक नेगेटिव एक्ट। ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर, असेंट लेना, तो ये प्रपोजल माना जाता है। अब जैसे एक्स ने वाई से कहा कि भैया मैं अपना मोबाइल बेच रहा हूं आपको, क्या आप खरीदोगे 10,000 में, तो ये क्या है? प्रपोजल। वन पर्सन है एक्स, सिग्निफाई करना मतलब जब एक्स ने अपनी बात वाई को कह दी, उसको कम्युनिकेट कर दी। अनदर पर्सन कौन है? वाई। विलिंगनेस उसकी इच्छा है अपना मोबाइल सेल करने की। टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब आप खरीद लीजिए, एक पॉजिटिव एक्ट है। और लास्ट इज विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर। असेंट का मतलब जो वाई है उसकी असेंट लेने के लिए। अगर वाई क्या देता है जी ठीक है मैं आपका मोबाइल परचेज कर लूंगा, तो ये क्या बन गया? प्रपोजल। तो सेक्शन 2B में डेफिनेशन क्या है? द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। इस केस में हमने वाई को प्रपोजल किया था, और अगर वो असेंट दे देता है
प्लस उस असेंट को कम्युनिकेट कर देता है एक्स को, तो क्या बन जाएगा? प्रोमिस। वो प्रोमिस बनेगा। वाई ने एक्स को कह दिया जी ठीक है मैं आपका मोबाइल परचेज कर लूंगा 10,000 रुपए में, तो ये क्या बन गया? प्रोमिस। और सेक्शन 2E में डेफिनेशन है एवरी प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट, तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है? एग्रीमेंट बनने के लिए कंसीडरेशन की वैसे जरूरत नहीं होती अगर हम इस एग्जांपल को फॉलो करें। अगर जो ये टर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं तो एग्रीमेंट के लिए कंसीडरेशन की जरूरत कभी नहीं होती। कंसीडरेशन की जरूरत किस लिए होती है हमें? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेशन के लिए, ना कि एग्रीमेंट के लिए। तो एग्रीमेंट तो विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकता है, क्योंकि एवरी प्रोमिस जो सेक्शन 2E में है एवरी प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट, तो कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन की जरूरत है। अब बताओ सर, और बताओ। किसे बता दो तो मेरा ट्रैक नहीं हो रहा है बहुत इतने हो गए ना। तो ऊपर को पता नहीं। चलिए ठीक है। अभी भी एक कोई हाँ, सब्जेक्ट टेस्ट करते हो फर्क पड़ता है। हां अब ब्रेक ले लो। नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, आप जो कहोगे मैं भी बता दूंगा। नहीं कोई नहीं ऐसी स्टूडेंट्स अगर आप एडवोकेट हो, अगर मान लो कोई क्लाइंट आपके पास आता है बिफोर द क्राइम और आप अगर उसकी हेल्प करते हो तब आप एडवोकेट नहीं हो। जैसे एक आदमी, मान लो एक आदमी है एक्स, वो आपके पास आया, बोला जी वकील साहब मेरे को एक बैंक में फोटो एंट्री करनी है और आप डॉक्यूमेंट चेक करवा दो, या आप जो रूटीन में काम करते हो एक चेक दूसरे के नाम लिखवाते हो, तो आप उसमें पार्टनर हो, एडवोकेट नहीं हो। तो आप क्या हो? में पार्टनर, एडवोकेट नहीं हो। एडवोकेट कब बनते हो? जब कोई व्यक्ति आपके पास आ जाता है एडवाइस लेने के लिए। कोई नहीं।